फ्रेंड्स, आज हम पाठ्यक्रम की परिभाषा के अंतर्गत बात करेंगे मौन पठन बनाम त्वरित पठन के बारे में। पढ़ना तीन रीतियों से मुख्यतः पाया जाता है, तो उसमें से जो पहली रीति है वह है सस्वर पठन, जिसको हम वाचन भी बोलते हैं। सस्वर पठन या वाचन अर्थात सस्वर, जैसे कि इसके अंतर्गत हम इसको क्लियर कर पा रहे हैं कि सस्वर का अर्थ है स्वर के सहित, स्वर के सहित किया गया जो पठन है, स्वर के सहित जो पढ़ा हुआ है वह सस्वर पठन या वाचन कहलाता है। सामान्यतः हम अपने जीवन में देखते भी हैं कि कई बार किसी को भाषण देते हुए सुनते हैं या वाद विवाद या संगोष्ठियों में अक्सर हम देखते हैं कि वो एक पेपर को पढ़ते हैं, व्याख्यान को पढ़ते हैं, और सस्वर वाचन के द्वारा ही हम कहते हैं कि किसी के व्यक्तित्व को हम जान सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। अगर उसका सस्वर पठन जो है वो प्रभावशाली है और बहुत अच्छी रीति से, कई देखते हैं नेता लोग अपना बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं, तो उस रीति के अनुसार जो पठन होता है वह अत्यधिक प्रभावशाली होता है और हम ये मान लेते हैं कि उसका व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तियों पर अपना प्रभाव डाल देता है। तो इसलिए सस्वर पठन में सबसे आवश्यक वस्तु क्या है? स्वर सहित पठन, अर्थात स्वर के साथ पढ़ा हुआ या स्वर के साथ बांचा हुआ, उसको हम सस्वर पठन कहते हैं। अब है सस्वर पठन के उद्देश्य। सस्वर पठन के उद्देश्य, अगर हम सस्वर पठन के उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला उसका उद्देश्य है वह यह है कि सस्वर पठन में बालकों को शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध बोलना आ जाता है, उसके साथ साथ वह स्पष्ट बोलना भी सीख जाते हैं। तो सबसे पहला हुआ उसका शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण। उसके उच्चारण में, इससे सस्वर पठन करने से शुद्धता आती है और साथ साथ उसके सस्वर पठन करने से उसमें स्पष्टता भी आती है। शब्दों को स्पष्ट रूप से कहना, वाक्यों को स्पष्ट रूप से कहना वह सीखता है। दूसरा है इसके साथ साथ विराम चिन्हों का विशेष ध्यान देते हुए पढ़ना, अर्थात जब भी कोई उसको पढ़ता है, चाहे वो छात्र है चाहे वो व्यक्ति है, तो उसमें ये ध्यान रखता है कि सस्वर वाचन में वह उसके अंदर सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना उसको आना चाहिए। तो दूसरा क्या हो? विशेष ध्यान किस पर? विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान। कई बार हम देखते भी हैं, अगर हम उचित विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा, और अगर हम उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए अपनी बात को कहते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होगा। अर्थात पढ़ते हुए या बांचते हुए इस बात का भी ध्यान रखें कि किस प्रकार से उसके अंदर उचित विराम चिन्हों का, अर्थात कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। अब बात, अगर हम एक शब्द लेते हैं, किस प्रकार से उसका अर्थ चेंज हो जाता है। एक बहुत रोको मत जाने दो, ठीक है। अब इसमें कोई हमने विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, रोको मत जाने दो। अब यहाँ पे हमने कॉमा लगा, रोको मत जाने दो, अर्थात यहाँ पे क्या किया जा रहा है? उस किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्राणी को रोकने की बात करें, रोको मत जाने दो, अर्थात उसको जाने दो, उसको रोको मत। अब दूसरे ही इसी वाक्य में अगर यहाँ पे कोमा लगा, रोको
जाने दो, अर्थात उसको रोकना है और उसके लिए कह रहे हैं कि मत जाने दो, इसको जाने मत देना, इसको रोक के रखना। तो यह विराम चिन्हों का अगर हम विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो कई बार शब्दों के अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, अर्थात कई बार वाक्यों को बोलते हुए उनका प्रयोग करते हुए अगर हम सही विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसके लिए भी हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये बात सस्वर वाचन का या सस्वर पठन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य माना जाता है कि हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए विशेष ध्यान दें, अर्थात उनको पूरी तरह से समझें कि किस जगह कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग करना है, अर्थात बोलते हुए कि हम अगर व्यवस्थित उसके अर्ध विराम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे तो हमारा बोलना अपने आप ही व्यवस्थित हो जाएगा। अन्यथा क्या होगा कि जो हमारे द्वारा बोला जा रहा है वो स्पष्टता नहीं बोला जाएगा। तीसरी जो विशेष उसका जो उद्देश्य होता है वह भावानुकूल उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना। भावानुकूल उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना। सस्वर पठन में एक विशेष बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि इसके उद्देश्यों में कि भावानुकूल उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना है। अगर हम किसी बालक को पढ़ना सिखा रहे हैं तो अगर वो भावानुकूल उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना नहीं सीख पाता, अर्थात जिस रीति से बात लिखी गई है उस रीति से नहीं पढ़ना जानता, तो उसको पढ़ना आना या ना आना एक जैसा ही रहेगा, अर्थात उसमें भावों की उपस्थिति होना अत्यावश्यक है। अगर उसके अंदर भाव उपस्थित नहीं होंगे तो उसके द्वारा जो भी बोला गया है या अर्थात जो भी उसके द्वारा जो पढ़ा गया है वो इतना प्रभावशाली नहीं होगा। इसके लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो बालकों के अंदर इसके उद्देश्य को तभी पूर्ण कर पाएगा अगर वह बालकों के अंदर भावानुकूल बोलना उनको सिखा दे कि उनके द्वारा जो पढ़ा जा रहा है वह भावानुकूल है। अगर वो श्रृंगार रस से संबंधित है तो उसी भाव के साथ उसको पढ़े, अगर वो रुद्र रस के अंदर लिखा हुआ वाक्य है तो उसको रुद्र रस के साथ पढ़े, वत्सल भाव से तो उसको वत्सल भाव से, अर्थात उसके अंदर उचित भाव आने चाहिए, अर्थात उसके अंदर उतार चढ़ाव, कहाँ पिच को ऊपर रखना है कहाँ नीचे रखना है। अगर वह इस प्रकार से पढ़ना सीखता है तो इसके उद्देश्य की पढ़ने के उद्देश्य की सस्वर पढ़ने के उद्देश्य की पूर्ति होती है। आइए अब हम नेक्स्ट इसके उद्देश्य की जो बात करते हैं वह है उच्चारण पर स्थानीय प्रभाव एवं ग्रामीण प्रभाव सुना करना। उच्चारण पर स्थानीय प्रभाव व ग्रामीण प्रभाव न पढ़ना। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है अगर हम इसके उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं कि जो भी बालक या विद्यार्थी द्वारा जो बोला जाए, अर्थात सीखते वक्त जो बोला जा रहा है जो पढ़ा जा रहा है उसके अंदर उसकी स्थानीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जनरली देखते हैं कि स्थानीय भाषा का प्रयोग या ग्रामीण भाषा का प्रयोग बीच में करते हैं तो एक आदर्श रूप प्रस्तुत नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं लैग्स आ जाते हैं। बोलते हुए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है अगर वह अपनी स्थानीय भाषा के अंतर्गत साथ साथ बोलते हुए के तरह किन्ने जावे तो उसका प्रभाव उसके बोलने पर अवश्य में पड़ेगा, अर्थात उसके पढ़ने के अंदर कहीं ना कहीं समस्या पैदा होगी, क्योंकि जो लिखा है वैसा ही अगर उसके अनुरूप ही पढ़ा जाता है तो ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से उसको पढ़ सकता है। तो इन उद्देश्यों के साथ साथ अब हम बात करेंगे सस्वर पठन के गुण। सस्वर
पठन के गुण। हम ये तो जानते हैं कि पढ़ना जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, अपना बहुत प्रभाव रखता है। तो उसके लिए उसके अंदर पढ़ने के गुण अपने आप में एक विशेष स्थान रखते हैं कि जब उसका द्वारा सस्वर पढ़ा जा रहा है तो उसमें क्या क्या गुण विद्यमान होने चाहिए। अब उसके लिए सबसे पहले शुद्ध ध्वनियों पर ध्यान देना। अगर सस्वर पढ़ते समय हम अपनी ध्वनियों को शुद्धता से प्रयोग करेंगे तभी सस्वर का पढ़ना ज़्यादा गुणवान कहलाएगा, गुण से भरपूर कहलाएगा। अगर ध्वनियों का उच्चारण ही हम शुद्ध ना करें, कहीं ना कहीं जो ध्वनि है उसको सही ढंग से उच्चारण करके द की जगह ध का प्रयोग करें, ग की जगह घ का प्रयोग करें, तो उसका प्रभाव बोलने वाले का प्रभाव जो है या बांटने वाले का जो प्रभाव है या पढ़ने वाले का जो प्रभाव है उसका अलग ही प्रस्तुतिकरण होगा। दूसरा है उच्चारण का शुद्ध अभ्यास होना चाहिए। उच्चारण का शुद्ध अभ्यास अर्थात उसको रेपिटिशन करना चाहिए। उसके अंदर शुद्ध उच्चारण के भाव तभी आ पाएंगे अगर उसको सही ढंग से वह प्रस्तुत करते वक्त शुद्ध उच्चारण करेगा। अगर उसके उच्चारण में शुद्धता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उसमें डिमेरिट्स आ जाएंगे। इसलिए ये उसके अंदर अगर इन गुणों को शामिल करते हुए ये गुण भी होना चाहिए कि उसको उच्चारण का शुद्ध अभ्यास बार बार करना चाहिए कि ताकि वह उच्चारण को तभी शुद्ध कर पाएगा जब भी उसके अंदर उसकी शुद्धता उसके अभ्यास में होगी और रेपिटेशन करते हुए उसको शुद्ध रूप से प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है स्वर की स्पष्टता। सस्वर पठन में एक विशेष गुण यह भी शामिल किया जाना चाहिए कि स्वर की स्पष्टता हो, अर्थात उसके द्वारा जो बोला जा रहा है या जो पढ़ा जा रहा है वह स्पष्ट रूप से समझ में आए कि क्या पढ़ा जा रहा है। अगर स्पष्टता नहीं है स्वरों में तो कहीं ना कहीं फिर वापस हम बात करें तो उसका जो पढ़ना है वो ज़्यादा सार्थक नहीं होगा। अर्थात सस्वर का अर्थ ही हमने जब पहले बात की थी कि सस्वर का अर्थ है अर्थात स्वर सहित पढ़ना, और स्वरों में अगर स्पष्टता होगी तो उसके द्वारा जो पढ़ा जा रहा है बालक के द्वारा वो अति रमणीय लगेगा, अति सौंदर्यमय लगेगा, बहुत ही सुंदर उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्वर में रसात्मकता हो। रसात्मक अर्थात उसके द्वारा जो पढ़ा जा रहा है उसके अंदर, क्योंकि जो भी विषय वस्तु को पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कोई रस अवश्य में रहता है। अगर रसात्मकता से मान लीजिए आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं और उस काव्य को सिंपली वे में पढ़ा जा रहा है, जैसे हम एक कविता की लाइनें लेते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये बिल्कुल सिंपल, इसके अंदर कोई रस नहीं है, कुछ नहीं है। पढ़ा खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जैसे मान लो सामने लिखा हुआ मेरे, मैं इसको पढ़ूँ खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कोई मजा नहीं है। अब इसी के अंदर रसात्मकता से अगर इसको पढ़े, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो अपने आप उसके अंदर जब रसात्मकता आएगी तो उसके अंदर
अंदर भावानुकूल बोलना, अपने आप उसको पढ़ने के वक्त उसके अंदर भाव भी अपने आप ही उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है रसात्मकता की ओर भी ध्यान दें कि अगर वो रसात्मकता के साथ उसको पढ़ता है किसी भी विषय वस्तु को तो प्रभावी हो जाती है, उसके अंदर यह गुण विद्यमान हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम बात करें स्वर में प्रवाह व गति का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्वर में उचित गति व प्रवाह अगर उचित गति के साथ हम नहीं पढ़ पाते हैं, उचित प्रवाह के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, तो भी उसके अंदर अवगुण शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उचित गति से या उचित प्रवाह के साथ जो पढ़ना है वो अपने आप में विशेष महत्व रखता है। जब भी कोई सस्वर वाचन कर रहा है तो उसमें उसके अंदर वह अपने आप गुण विद्यमान होना चाहिए कि वह एक उचित गति के अनुसार अपनी बात को कहने का और उचित प्रवाह के साथ उस बात को कहने का उसमें गुण होना चाहिए। नेक्स्ट है अंधानुभूति। विशेषकर भाषा शिक्षण में अगर हम बात करें तो भाषा जब भी बालक को सिखाई जाती है तो उसमें आनंदानुभूति का होना अति आवश्यक है। अगर आनंद के साथ उसका प्रयोग कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। अगर वो आनंद के साथ नहीं पढ़ रहा तो उसके अंदर वापस से बात करें रसात्मकता नहीं शामिल हो पाएगी। उसके अंदर यह गुण विद्यमान होना चाहिए जब उसको पढ़ना सिखाया जा रहा है कि वह उसके साथ आनंद की अनुभूति करे जो भी उसके द्वारा विषय वस्तु पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट है मुद्रा, पठन मुद्रा। सस्वर पढ़ने में मुद्रा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि पढ़ते वक्त किस मुद्रा में वह बैठ करके या खड़ा होकर के किस मुद्रा के अनुसार उसको पढ़ रहा है। अगर वह खड़ा होकर के उस मुद्रा को पढ़ रहा है, किसी खड़े वाली मुद्रा में किसी पुस्तक को पढ़ रहा है, मान लीजिए यह पुस्तक है, अब वो खड़ा हुआ बालक है उसको पढ़ रहा है और अगर वो इस प्रकार से पढ़ रहा है मुझे इस प्रकार कहा जा रहा है और इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। दूसरा, अब ये जो मेरा पढ़ना हुआ तो सही रीति नहीं है और अनावश्यक अंग संचालन जो है वो सस्वर जो पढ़ रहा है वो प्रभाव कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्तियों पर डालता है, उसके अवगुण शामिल, इसको अवगुण माना जाता है कि अगर सही ढंग से अनावश्यक अंग संचालन करता है। मान लीजिए किसी बात को पढ़ रहे हैं हम, जैसे मैं अभी जिसकी जरूरत नहीं थी इधर उधर हिल कर पढ़ रहा था तो सस्वर वाचन या मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है वो इतना प्रभावशाली नहीं होगा। अगर उसी बात को आराम से पढ़ें तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अवश्य में होगा। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, राम स्कूल जाता है। अब इसमें बोलते वक्त मेरे मुख मुद्राएं, मेरे मुख के हाव भाव और उसके साथ साथ आंखों के हाव भाव, उसके साथ साथ जो भी हम अभी मैं हाथों के साथ आपको जो बात कर रहा हूँ तो उसका भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव होता है कि हम बोलते वक्त अब किस प्रकार से अपने अंग संचालन को कर रहे हैं और उसका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है। आइए अब हम बात करते हैं सस्वर पठन के भेदों के बारे में। सस्वर पठन के भेद, अर्थात कितने रूपों में इसको प्रयोग करेंगे, आज हम उसकी बात कर रहे हैं।
तो इसमें सस्त्र पाठन जब कोई करता है तो उसके दो भेद रहते हैं हिंदी के अनुसार, आदर्श वाचन या आदर्श पठन व दूसरा अनुकरण पठन। आदर्श पठन या आदर्श वाचन की हम बात करें तो आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाता है और उसके अनुसार ही जो बालक हैं उसका अनुकरण वाचन करते हैं। अर्थात शिक्षक एक आदर्श भूमिका निभाता है जब वो वाचन कर रहा है, उसको देख करके बालक सीखते हैं और उसका फिर अनुकरण वाचन करते हैं। और अनुकरण वाचन दो रीतियों में रहता है, एक तो है व्यक्तिक अनुकरण वाचन की भी दो शाखाएं हैं, व्यक्तिक और दूसरा है सामूहिक। अनुकरण वाचन भी दो रीतियों से रहता है, क्योंकि बालक या तो व्यक्तिक रूप से वाचन करते हैं या सामूहिक रूप से वाचन करते हैं। तो माध्यमिक कक्षाओं में व्यक्तिक वाचन अधिक उपयोगी है और इसमें छात्रों की कमियों को व्यक्तिगत रूप से दूर किया जा सकता है कि जो भी कमी रही उस व्यक्तिक वाचन जब कर रहा है, व्यक्तिक उसका पठन कर रहा है किसी पुस्तक का, तो उसमें जो व्यक्तिगत कमियां हैं बालक की वह दूर की जाती है। सामूहिक वाचन की बात करें, छोटी कक्षा में अक्सर यह देखा जाता है कि शिक्षक सामूहिक वाचन करवाता है, बालकों को सामूहिक रूप में बोलने के लिए कहता है। जैसे आपने छोटे होते पढ़ते भी थे आप लोग, तो अगर हम बात करें पहाड़े सिखाते थे, तुमने टेबल सिखाते हैं 2 1 2, तो एक सिंगल बच्चा या एक टीचर के द्वारा जो आदर्श वाचन किया जाता 2 1 2, तो पीछे से विद्यार्थी बोलते थे, उसका अनुकरण वाचन करते थे 2 1 2, 2 2 4, फिर उसका पीछे से बच्चे सामूहिक रूप से उसका वाचन करते थे 2 2 4। तो ऐसी अगर हम भाषा के वर्णमाला की बात करें, बच्चों को जब छोटे होते सिखाई जाती तो वो भी सामूहिक रूप से तो बोलते थे अनार, पीछे बालक बोलते हैं अनार। तो इस प्रकार से वाचन की रीति के अंदर प्राथमिक स्तर की अगर बात करें या बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में जो बालक पढ़ना सीखता है तो उसको सामूहिक वाचन या सामूहिक पठन के रूप में उसको पढ़ता है। जो देख करके किताब को पढ़ रहा है विद्यार्थी, तो उसमें सामूहिक रूप से पढ़ रहा है। और धीरे धीरे जब जब बड़ा होता है, माध्यमिक कक्षाओं में व्यक्तिक वाचन करना सीख जाता है, अकेला पढ़ना सीख जाता है। क्योंकि सामूहिक रूप से पढ़ना क्यों सिखाया जाता है, ताकि उनके अंदर जो हेजिटेशन है वो खत्म हो सके। सामूहिक रूप से जब बोलना सीख जाते हैं बालक, तो व्यक्तिगत रूप में भी उसको आसानी से फिर बोल सकते हैं, अर्थात उसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे वाचन का या पठन का जो एक और भेद है सस्त्र पठन के बाद। अब बात करते हैं मौन वाचन या मौन पठन। इसका पूरे जीवन में ही बहुत महत्व है। ये हमारे तरफ जो पढ़ाया जाता है वो ज़्यादातर जब हम व्यवहारिक रूप में पढ़ना सीख जाते हैं तो उसका मौन वाचन या मौन पठन ज़्यादा प्रभावी रूप में उसका प्रयोग करते हैं। अर्थात अगर हम बात करें लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ने और पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को मौन वाचन या मौन पठन कहा जाता है। अर्थात बिल्कुल जब उसके द्वारा लिखित रूप में पढ़ा जा रहा है तो उसके द्वारा अगर मौन होकर के पढ़ा जा रहा है, बिना कुछ बोले पढ़ा जा रहा है, शांतिपूर्वक बैठ करके पढ़ा जा रहा है, तो वह मौन वाचन कहलाता है। और हम अगर ये बात करें
जो मौन वाचन है वो बालक के अंदर एक उसके साथ आजीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ पढ़ते हैं और उसका प्रभाव हम पर या दूसरों पर उसका प्रभाव तभी पड़ता है जब उसको हम बिना बोले हुए पढ़ रहे हैं। तो मौन वाचन के महत्व की बात हम करेंगे। अब इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई हम इसके लिए नहीं कह सकते कि मौन वाचन व्यवहारिक जीवन में हमें अधिक करना होता है। मौन वाचन या मौन पठन हम ज़्यादातर उसका यूज करते हैं चुप होकर के, शांत होकर के पढ़ने को। और भाषा शिक्षण की दृष्टि में मौन पठन का तो अत्यधिक महत्व है। अगर हम भाषा अर्थात साहित्य की पुस्तकें पढ़ते हैं तो भी हम मौन होकर के पढ़ते हैं। अब मौन पठन के महत्व की बात करें तो इसमें सबसे पहला अगर आता है मौन पठन का महत्व, पहला आता है समय की बचत। मौन पठन से समय अपने आप ही बचता है। किसी बात को किसी किताब को या किसी पुस्तक को या किसी भी प्रकरण की अगर हम बात करें तो उसको अगर हम सस्वर वाचन करके पढ़ रहे हैं, बोल करके पढ़ रहे हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर हम उसको मौन होकर के पढ़ते हैं तो उसमें समय बहुत कम लगता है और उसको हृदयंगम भी कर सकते हैं। मौन वाचन अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरा है व्यक्तिगत प्रयोग में उपयोगी। व्यक्तिगत प्रयोग में उपयोगी। मौन वाचन अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि व्यक्तिगत रूप में जब भी हम कहीं सफर कर रहे हैं, मान लीजिए, तो अपने हाथ में पुस्तक है उसको पढ़ रहे हैं तो वो व्यक्तिगत रूप में अत्यधिक उपयोगी रहता है। क्योंकि इससे दूसरे को अगर मान लीजिए हम सस्वर वाचन के साथ पढ़ें या बोल करके पढ़ें तो दूसरा साथ में बैठा हुआ डिस्टर्ब होगा। लाइब्रेरी में भी इसका अति महत्व है क्योंकि व्यक्तिगत प्रयोग के अंतर्गत वह लाइब्रेरी में हम अगर बैठ करके पढ़ रहे हैं, अगर हम बोल करके पढ़ेंगे तो दूसरों पर उसका कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ेगा, दूसरों को डिस्टर्बेंस होगी। तो इसलिए जो साइलेंट रीडिंग है उसका एक महत्व यह भी है कि व्यक्तिगत रूप में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसमें श्रम व शक्ति की बचत भी होती है। श्रम व शक्ति की समय की बचत के साथ साथ अगर हम बात करें मौन वाचन की या मौन पठन की, यह श्रम व शक्ति को भी बचाने में सहायता करता है। अर्थात जब हम मौन होकर के किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो उसमें अधिक श्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके लिए अगर हम मौन पठन कर रहे हैं तो उसके लिए ना तो किसी उतार चढ़ाव की आवश्यकता है और ना ही किसी प्रकार से जो हमारा द्वारा जो पढ़ा जा रहा है उसमें अलग अलग भावानुरूप होकर के बोलना, क्योंकि बोलते वक्त हमारा श्रम व शक्ति दोनों ही कहीं ना कहीं ज़्यादा यूज होते हैं। इसलिए यह है जो मौन पठन है वह अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह श्रम व शक्ति दोनों की बचत करता है। नेक्स्ट है इसके साथ ही इसका जो महत्व है जो था स्वावलंबन की भावना का विकास।
बालकों में स्वावलंबन की भावना का विकास हो जाता है कि उनको अपने आप अपनी गलतियों का पता चलता है, किस प्रकार से जो उनके द्वारा जो पढ़ा जा रहा है अगर गलत है तो उनको अपने आप महसूस होता है कि ये जो पढ़ा जा रहा है इस प्रकार से नहीं, इस रीति से पढ़ा जाए। तो उसके लिए हम ये मान सकते हैं कि विद्यार्थियों में यह स्वावलंबन की भावना को भी विकसित करता है। और मौन पठन के अब हम बात करेंगे मौन पठन के प्रकारों के बारे में कि मौन पठन के प्रकार, क्योंकि इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। मौन पठन के प्रकार, मौन पठन वस्तुबोध, गति एवं अवधान की दृष्टि से विद्वानों ने इस मौन पठन के 3 प्रकार बताए हैं। और उन 3 प्रकारों में से जो पहला है वह है गहन अध्ययन। इसके अंतर्गत किसी विषय वस्तु को जब गहराई से हम पढ़ रहे होते हैं, बड़ा गहनता से उसका अध्ययन कर रहे होते हैं, उस समय जो मौन पठन है वह उसका यह प्रकार यूज हो रहा होता है, उसको गहन अध्ययन के रूप में हम मान सकते हैं। दूसरा है द्रुत पठन। अगर हम किसी साहित्य में मनोरंजक कहानियों को, उपन्यास को या नाटक को पढ़ रहे हैं तो बड़ी स्पीड से भी पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें आनंद आ रहा होता है कि इसको जल्दी जल्दी पढ़ें, तो इसलिए उसको हम तेज गति से पढ़ते हैं। इस तेज गति से पढ़ने को ही हम द्रुत पठन या द्रुत पाठ के रूप में पहचानते हैं। तीसरा है विहंगावलोकन। विहंगावलोकन का अर्थ यहाँ पे क्या है? विहंगावलोकन का अर्थ ये है कि किसी पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ किसी अन्य पुस्तक को साथ में उसको शामिल कर लेते हैं, किसी शब्दकोश को भी साथ में शामिल कर लेते हैं। अलग अलग किताबों को या पुस्तकों को हम इस्तेमाल करते हैं। उस समय हम जो अध्ययन कर रहे होते हैं या जो पढ़ रहे होते हैं मौन पठन के दौरान, वह विहंगावलोकन कर रहे होते हैं, अर्थात उसको बहुत लंबे स्तर तक, अर्थात उसको बहुत ही हम ये जानना चाहते हैं उसके अंदर जब पढ़ रहे हैं कि इसकी और भी कोई और तय है, अर्थात इसके अंदर और कितनी गहराई छुपी हुई है। तो उसके लिए हम संदर्भ ग्रंथों का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम शब्दकोशों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग रीतियों से उसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं इस मौन पठन में मुद्राओं की। तो पहला है उचित आसन, अर्थात हम किस प्रकार से उसको जब पढ़ते हैं तो बैठना चाहिए, और अगर हमने उचित ढंग से बैठ करके उसको पढ़ेंगे तो हमारा जो पढ़ा जा रहा है वो हमें उबाऊ नहीं लगेगा, ज़्यादा थकान नहीं देगा। अगर हमने उचित आसन का प्रयोग नहीं किया और उचित मुद्रा के साथ उसको हम बांध नहीं रहे हैं किसी पुस्तक को, तो वो ज़्यादा समय तक हम उसको बांध नहीं पाएंगे, एक थकान महसूस होने लगेगी और हमारे द्वारा जो पढ़ा हुआ है वो ज़्यादा समय तक उसको याद नहीं रख पाएंगे, वो जल्दी ही विस्मृत हो जाएगा। इसके लिए हम अगर यह बात करें, जो पाठ्य वस्तु है, जैसे पढ़ने के लिए हम किसी पुस्तक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, तो उसकी दूरी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए या तो बिल्कुल नज़दीक, एक बार बच्चे ऐसे भी करते हैं, बिल्कुल नज़दीक करके पढ़ रहे हैं, अधिक या दूर रखा हुआ है, तो वो उसकी आई साइट पर भी प्रभाव डालता है
और आई सेट पर प्रभाव डालने के साथ साथ तो उसके अंदर ज़्यादा लंबे समय तक उसको प्रयोग करके उसको पढ़ नहीं सकेगा। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसमें जो विशेष बात ध्यान देने योग्य है, जब हम मौन वाचन कर रहे हैं किसी प्रकार की ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए, या होठ हिलने विस्परिंग वाली आवाज, विस्परिंग की आवाज आती है, वैसा कई बार ऐसा होता है ना, इस प्रकार विस्परिंग नहीं होना चाहिए। ये माना जाता है कि अगर मौन वाचन है तो मौन पठन कर रहे हैं किसी बात का, तो मौन होकर के ही पठन होना चाहिए, किसी प्रकार की ध्वनि मुंह से प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ उत्थितासन के बाद है एकाग्रता। मौन पठन करते हुए एकाग्रता का होना अति आवश्यक है। अगर हम अवधान के साथ उसको नहीं पढ़ेंगे, अर्थात ध्यान देकर के नहीं पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक फिर हम बात करें कि उसको याद नहीं रख सकेंगे। मौन पाठ करते समय एकाग्रता अगर हो तो वो मौन पाठन ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। और एकाग्रता के अभाव में अगर मौन वाचन या मौन पठन द्वारा विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण किया जाना तो संभव ही नहीं है। उसके बिना अगर हम बात करें कि बिना एकाग्रता के जो की विषय वस्तु पढ़ रहे हैं हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो वो ज़्यादा कारगर नहीं होगा, ज़्यादा उपयोगी भी नहीं होगा। वो उपयोगी तभी सिद्ध हो पाएगा अगर हमने उसको एकाग्रता से पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है बोधगम्यता। बोधगम्यता अर्थात वो जो भी मौन वाचन के दौरान पढ़ा जा रहा है वह बोधगम्य भी हो, अर्थात उसको समझ सके, अर्थात जो भी उसके द्वारा जो पढ़ा जा रहा है वह सही ढंग से उसकी समझ में आए। ये ना हो केवल मात्र पढ़ा ही जा रहा है, अगर बोधगम्यता नहीं है, उसको समझ ही नहीं पा रहा, तो उसका पढ़ना या ना पढ़ना एक जैसा हो जाएगा। इसलिए बोधगम्यता को हम यह भी मान सकते हैं कि उसका अर्थ ग्रहण करके उसको सही ढंग से समझ कर कि उसमें क्या कहा जा रहा है, अगर उस अनुसार पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक हमें याद रहेगा और हम उसको लंबे समय तक याद रख सकेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद धैर्य। मौन वाचन के दौरान धैर्य होना अति आवश्यक है, और अगर धैर्य के साथ उचित गति से मौन वाचन किया जाए तो वो ज़्यादा समय तक याद रहने वाला होता है। और अगर हम तीव्र गति से तथा उसके अंदर दूसरे रूप से अति मंद गति से चलेंगे तो भी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रह पाएगा। और ये जो गति है, दोनों गतियां हैं, चाहे वो अति मंद है चाहे वो अति तीव्र है, दोनों बोधगम्यता को भी प्रभावित करती है, उसका अर्थ समझने में भी अपना प्रभाव छोड़ देती है। और पठन करते समय कभी कभी ऐसे प्रसंग या शब्द आ जाते हैं जिसका तत्काल अर्थ समझना कठिन होता है। कई बार ऐसा होता है कुछ विषय वस्तु को हम पढ़ रहे हैं तो उसके पढ़ने के दौरान कई बार ऐसा लगता है कि ये शब्द इसका अर्थ क्या होगा, तो कई बार हम अपना धैर्य खो देते हैं, तो उस समय जो हमारा पढ़ना है वो बीच में स्थगित हो जाता है। तो अगर हम यह देखें कि इसका अर्थ बाद में समझ लेंगे, इसको बाद में जान लेंगे, अगर हम इस प्रकार से उसको करते हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक भी उसको अपने याद रख सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हमारे द्वारा जो किया जा रहा कार्य है, हमारे द्वारा जो पठन का कार्य है, वह मौन वाचन के दौरान कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर देगा हमारे लिए, कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा कर देगा, कहीं ना कहीं उसको हम रोक देंगे ना
पढ़ते वक्त तो कहीं ना कहीं समस्या आ जाएगी। तो हमने जो बात की अभी आज दो प्रकार वाचन की जो प्रकार थे, वाचन के 3 प्रकार होते हैं वैसे तो, आज हमने 2 प्रकार को जाना, जिसमें हमने बात की पठन के दौरान सस्वर पठन, सस्वर पठन के 2 भेद, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन के फिर आगे 2 भेद, अनुकरण वाचन के 2 भेद हमने कौन से किए थे, व्यक्तिगत वाचन या व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। और उसके बाद हमने मौन पठन की बात की थी। मौन पठन के भी हमने 3 प्रकारों को यहाँ पे जाना, जिसमें हमने बात की गहन अध्ययन अर्थात गहनता से किसी विषय वस्तु को पढ़ना। दूसरा हमने बात की द्रुत पठन अर्थात द्रुत गति के साथ विषय वस्तु को पढ़ना। और तीसरी हमने बात की विहंगावलोकन की अर्थात संदर्भ पुस्तकों को साथ में लेकर के चलना, उनके अनुसार उस रीति से उसको पढ़ना। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू।